हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल के अंदर आज हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की जो प्लेलिस्ट हमने स्टार्ट की थी, हम आज उसके लेक्चर नंबर 12 में पहुंच चुके हैं, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्वालिटी एट्रीब्यूट्स ऑफ एसआरएस। तो एसआरएस का क्या मतलब है, सबसे पहले हम तो ये देखते हैं। एसआरएस का मतलब होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का जो डॉक्यूमेंट होता है उसको हम एसआरएस कहते हैं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। यानी कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है जिसके अंदर जो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको बड़ा ही वाजिया और क्लियर तौर पे स्पेसिफाई किया जाता है। तो ये वो डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर कस्टमर की तरफ से मिलने वाली आप जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको बड़े फॉर्मल वे में जो है लिख देते हैं। यही वो डॉक्यूमेंट है जिसको बार बार सारे के सारे लोग रीड भी कर रहे होते हैं ताकि उनको पता चल सके कि सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स क्या है, बनवाना क्या चाहता है कस्टमर। ठीक है, अब आपको क्वालिटी इस लेवल पे मेंटेन करनी होती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि अगर ये वो डॉक्यूमेंट है जिसमें रिक्वायरमेंट्स लिखे जा रहे हैं, उनको रिक्वायरमेंट्स को लिखा ही अगर अच्छे से नहीं गया, अगर कोई उनको समझ ही सही से नहीं पा रहा, तो समझें यहाँ से आगे सारा का सारा काम ख़राब हो जाएगा। यानी कि काम ख़राब होने की इब्तिदा इधर से ही हो जाएगी। तो आज हम इसके बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं और उसके बाद हम इससे आगे चलेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि क्वालिटी एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, वो कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जिसकी बेस के ऊपर हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट में जो है क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि जो डॉक्यूमेंट है, क्योंकि इसको अल्टीमेटली ह्यूमंस ही रीड कर रहे होते हैं, तो इसको नेचुरल लैंग्वेज में लिखा जाता है। पॉसिबल है कि चाइनीज़ में लिखा जाए, पॉसिबल है फ्रेंच में लिखा जाए, और ज़्यादातर चांसेस है कि एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो कि इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है उसी के अंदर लिखा जाए। तो अब ये जो नेचुरल लैंग्वेजेस हैं, इसमें हर बात के एक से ज़्यादा मतलब निकाले जा सकते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि इस डॉक्यूमेंट को नेचुरल लैंग्वेज में लिखा जाए, तो इतना प्रिसाइज वे में और इतना क्लियर लिखा जाए और इतने वाजिया सेंटेंसेस हों कि उनसे कोई दूसरा मतलब ना निकल सके, बल्कि वही निकले जो आप समझाना चाहते हैं। इसी डॉक्यूमेंट के अंदर आप फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो है बड़े वाजिया तौर पे मेंशन भी कर देते हैं। अब फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, अगेन अगर हम इसकी डिटेल में जाएंगे तो हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की डिटेल में घुस जाएंगे, और रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की एक कंप्लीट प्लेलिस्ट हमारी बनी हुई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के चैनल पे पड़ी है, आप उसको देख सकते हैं। आल्सो प्रोवाइड डेफिनेशन ऑफ अदर सिस्टम विद विच द सिस्टम विल इंटीग्रेट। अब ये एक बड़ा काम का पॉइंट है कि देखें, आपका एक सॉफ्टवेयर बन रहा है, अगर वो स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर है, उसने अकेले बनना है और अकेले ही काम करना है, फिर तो बात ख़त्म है। लेकिन कभी कभार आप कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे बनाते हैं जिन्होंने दूसरे सॉफ्टवेयर्स के साथ मिल के चलना होता है, जिन्होंने दूसरों के साथ इंटीग्रेट होना होता है। तो आप अगर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जिसने किसी और सॉफ्टवेयर के साथ मर्ज होके या मिल के काम करना है, तो कोशिश ये करें कि जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर आपका सॉफ्टवेयर चलने वाला है या फिर जिस सॉफ्टवेयर के साथ आपका सॉफ्टवेयर चलने वाला है, उसकी भी थोड़ी सी डेफिनेशन या उसकी भी जो इन्फॉर्मेशन है वो लाजमी प्रोवाइड कर दें। ये बहुत ज़्यादा लाजमी चीज़ होती है, क्योंकि इसी चीज़ को नज़र में रख के आपके डेवलपर्स, आपके डिज़ाइनर आपके सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि उस सॉफ्टवेयर ने चलना कहाँ पर है। इंफॉर्मेशन अबाउट द एप्लीकेशन डोमेन, और उसके बाद जो ओवरऑल डोमेन है, जिस जगह पे आपकी एप्लीकेशन जाके चलेगी, जिस इन्वायरमेंट में उसको इस्तेमाल किया जाएगा, उसके बारे में भी आपने डिटेल देनी है। कंस्ट्रेंट्स ऑन द प्रोसेस यूज टू डेवलप द सिस्टम। जब आप सिस्टम कोई भी बनाते हैं तो आपने एक पूरा का पूरा उसको बनाने के लिए एक प्रोसेस डिफाइन किया हुआ होता है, जिसके अंदर से गो थ्रू होके आप अपनी पूरी की पूरी एक ऐप तैयार करते हैं। अब वो जो प्रोसेस है उसके ऊपर क्या और कितने किस्म के और कौन कौन से कॉन्स्टेंट्स लगे हुए हैं, ठीक हो गया, वो क्या क्या रुकावटें आपने लगाई हैं कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना, वो सारे के सारे भी आपने इसके अंदर क्लियरली मेंशन करने हैं। क्योंकि आपको जब आप किसी रास्ते पे निकलते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रास्ता खुला है, कौन सा रास्ता बंद है, ताकि बाद की प्रॉब्लम से आप बच सकें। सिंपल सी बात है। Also try to include the information about the hardware on which the system will run। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा लाजमी चीज़ है। अगर आप एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हैं तो हर एक सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए हार्डवेयर रिक्वायर्ड होता है। अब आपके सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए किस किस्म का हार्डवेयर चाहिए होगा, इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना लाजमी है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो कोई गेमिंग टाइप का सॉफ्टवेयर है जिसको बहुत ही ज़्यादा हैवी ग्राफिक्स की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली आपका सिस्टम अगर कोई ऐसा होगा जिसमें ग्राफिक कार्ड ही नहीं है, तो आपका सॉफ्टवेयर तो वहाँ पे लैग करने लगेगा या फिर हैंग होके बंद हो जाएगा। तो बात सारी आप पे आएगी कि सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं बनाया। तो आप पहले ही
क्लियरली मेंशन करते हैं कि ये सिस्टम जो अब बनने जा रहा है इसके लिए किस किस्म के हार्डवेयर की ज़रूरत है, या फिर आप क्लियरली बताते हैं कि ये सिस्टम किस किस्म के हार्डवेयर पे चलने के लिए बनाना है। तो ये चीज़ें बड़ी क्लियरली यहाँ पे लिखी जाती हैं। ठीक हो गया। इसके बाद इंट्रोडक्टरी चैप्टर जो होगा उसके अंदर आप ओवरऑल सिस्टम का एक ओवरव्यू पहले प्रोवाइड कर देते हैं और उसके बाद बाकी सारी की सारी बातें करते हैं। और लास्ट पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कल की जो लास्ट लेक्चर था इससे पहले वाला लेक्चर नंबर 11, उसके अंदर हमने एक चीज़ स्टडी की थी कि जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं आप उनको रोक नहीं कर सकते चेंज होने से। आप ऐसा नहीं कर सकते कि यार कुछ ऐसा हो जाए कि जी अब रिक्वायरमेंट चेंज नहीं होनी चाहिए या फिर रिक्वायरमेंट कम से कम चेंज होनी चाहिए। जो एक रेशो है आप उसको डिक्रीज़ कर सकते हो, लेकिन यह कि अगर आप ये कहो कि जनाब मैं बिल्कुल ही रोक दूं रिक्वायरमेंट चेंज होने से, तो ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर मिल जाए। इवन कि सम टाइम सॉफ्टवेयर दे देने के बाद भी कस्टमर आके आपको कहता है कि यार इसको थोड़ा सा चेंज करके ऐसे नहीं वैसे कर दो। तो आपने रिक्वायरमेंट का जो SRS का जो डॉक्यूमेंट है इसको इस तरीके से बनाना है कि आप इसके अंदर आने वाले रिक्वायरमेंट्स में आने वाले चेंज को अकोमोडेट कर सकें। आप इसको इस तरीके से बनाएं, लेकिन दूसरी तरफ पूरी एफर्ट्स करें कि आपका चेंज आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया पर मंथ आपका रिक्वायरमेंट में चेंज जो है वो 3% पे होना चाहिए। फिर जब आप डेवलपमेंट में यानी कि कोडिंग फेज़ पे चले जाएं तो 1% होना चाहिए। जब आप टेस्टिंग पे आ जाएं तो फिर वहाँ पे 0% अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। वो अपनी जगह बात ठीक है, लेकिन दूसरी जगह आपने इस डॉक्यूमेंट को इस तरीके से बनाना है कि आप चेंज को जहाँ तक हो सके अकोमोडेट कर सकें। ठीक हो गया। अब इसके बाद आपको वो कौन सी चीज़ें जो कि SRS में नहीं लिखनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। शेड्यूल्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ये ना लिखें। इसके बारे में बाद में बात होगी जब आपका रिक्वायरमेंट्स को 100% एग्री कर लिया जाएगा और इसको एक सेपरेट जगह पे मेंशन करना चाहिए। बहुत लोग SRS के अंदर लाजमी समझते हैं कि शेड्यूल डाल दिया जाए। अगर सारी पार्टीज़ जो कि सॉफ्टवेयर के साथ लिंक हैं जो आप बनाने जा रहे हैं वो अगर सब एग्री हैं तो एक अलग बात है, लेकिन यूजुअली कहा यही जाता है कि बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि शेड्यूल्स को आपकी SRS के अंदर ऐड ना किया जाए। उसके बाद कॉस्ट को आपको SRS में ऐड नहीं करना चाहिए। अगर आप पहले से ही जो सिस्टम बनने जा रहा है उसकी कॉस्ट को SRS में मेंशन कर देंगे तो आपसे कॉस्ट कम करने के लिए जो डिबेट शुरू होगी उसके अंदर आपको फीचर्स और क्वालिटी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करनी पड़ेगी, या फिर आपसे डिमांड ये की जाएगी कि क्वालिटी रहे और कॉस्ट कम हो जाए। जिन चीज़ों को बैलेंस करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये सब बात की बातें हैं। पहले आपने रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपर्ली मेंशन करना है, आपने रिक्वायरमेंट्स को क्लियरली स्टेट करना है, फिर उनकी बाद में कॉस्ट वगैरह की बात आएगी। पहले इनके पास रिक्वायरमेंट वाला मामला फिनिश हो चुकेगा तो आगे तब की तब देखी जाएगी। स्टाफ डिटेल्स डालने की ज़रूरत नहीं है, टोटली ये आपका पर्सनल मैटर है। ना उधर का स्टाफ जिनके लिए बन रहा है ना इधर का स्टाफ जो ये बना रहे हैं। ठीक हो गया। डू नॉट इंक्लूड द डिटेल्स विच शुड बी पार्ट ऑफ डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। जब आपका सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का सारा मामला, आपकी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का मामला कंप्लीट हो चुकेगा तो फिर उसके बाद डिज़ाइन फेज़ स्टार्ट होगा। और डिज़ाइन फेज़ के बारे में जितनी भी बातें हैं आपने डिज़ाइन के चैप्टर के अंदर ही करनी है। उससे पहले आपको SRS लेवल पे डिज़ाइन की बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिज़ाइन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एक अलग साइंस है, उसको अलग करने का तरीका है। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के लेवल पे डिज़ाइन लेवल की इंफॉर्मेशन अगर आप देंगे तो गलत होगा, और अगर देने की कोशिश भी करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा एक्यूरेट दे ही नहीं पाएंगे। अच्छा, इसके बाद आपको माइंड में होना चाहिए कि वो कौन कौन से लोग हैं जो इस सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट से गो थ्रू करने वाले हैं, इसको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका कस्टमर है, उसके बाद इंजीनियर्स हैं, उसके बाद मैनेजर हैं। अब वो मैनेजर कौन से, आपकी कंपनी के, यानी कि जो कंपनी बना रही है सॉफ्टवेयर को, और दूसरे वो मैनेजर जो उस कंपनी के मैनेजर जो इसको इस सॉफ्टवेयर को जो कंपनी यूज़ करेगी, कोई वो ऑर्गेनाइजेशन जो इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करेगी उस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर। फिर उसके बाद आपके आ जाते हैं टेस्टिंग इंजीनियर, यानी कि अल्टीमेटली जिन्होंने सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना है एंड पे जाके। और उसके बाद एंड पे आपके सिस्टम मेंटेनेंस इंजीनियर्स, यानी कि जिन्होंने अल्टीमेटली आपके सिस्टम को मेंटेन करना है, जिनकी जिम्मेदारी आपके सिस्टम की मेंटेनेंस है। तो ये आज का लेक्चर था। होप सो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट प्रोवाइड करें, जो कि आप नहीं करते।
यूजुअली नहीं करते, मोस्टली नहीं करते, कमेंट के अंदर अप्रिशिएट करते हैं। मैं आप लोगों का उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, लेकिन कमेंट में अप्रिशिएट करके लाइक करना भूल जाते हैं, जिससे हमें एक्चुअल सपोर्ट मिल भी रही होती है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाजमी होती है। मेरी बहुत सारी वीडियोस पे हंड्रेड्स ऑफ कमेंट आ रहे होते हैं जिनके अंदर तारीफ़ें ही तारीफ़ें भरी होती हैं, जिसके लिए मैं दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन जब उसी वीडियो पे मैं लाइक्स देखता हूँ तो लाइक्स नहीं होते। तो अगर आपको एक चीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ उसको लाइक किया करें, उसको शेयर किया करें, और एटलीस्ट चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट प्रोवाइड किया करें। ये वो सपोर्ट होती है जो आपकी तरफ से हमें मोटिवेटेड रखती है आगे बढ़ने के लिए। बहुत शुक्रिया। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।